हेलो एवरीवन, वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है एनएलएम। ओके, इसे हम एनएलएम भी बोलते हैं। चलिए आज चालू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में? फोर्स। ओके, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। फोर्स इज ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी, करेक्ट? वो भी पॉइंट अच्छा है और ये भी पॉइंट अच्छा है। देखिए, फोर्स इज इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो कोई तरह का इंट्रैक्शन से मान लीजिए आपने ऐसे देखिए दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। मास मान लीजिए m1, यहाँ पर इसका मास मान लो आप m2 था सपोज। ओके, आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मास जो है, इस मास पर इधर फोर्स लगाता होगा। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, याद होगा, g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, ये फोर्स कौन लगा रहा है? इस ऑब्जेक्ट ने इस पे लगाया। ये भी एक तरह का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। उसी प्रकार इस m2 ने इस m1 पे फोर्स लगाया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो फोर्स क्या है? इज इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अंडरस्टूड आई थिंक। अगला पॉइंट पे आते हैं, फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, therefore has magnitude as well as direction। इसका मतलब ये हुआ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, तो इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, अंडरस्टूड। एक्चुअली में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फोर्स जो होता है ना, इसके मुख्य 3 बातें होती हैं। पहला तो बात ये है कि फोर्स के पास डायरेक्शन भी है। ओके, सेकेंड मुख्य बात ये है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है। ओके, एक और पॉइंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। मतलब वो फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है। मतलब एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, देखिए मान लीजिए एक रॉड है इस तरह का, है ना, और हमने मान लीजिए फोर्स इस रॉड के इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है, एक F1 फोर्स सपोज, है ना। तो कुछ हुआ बॉडी पर, कुछ क्रिएट हुआ। अगर हमने इस फोर्स को, इस F1 फोर्स को इस पॉइंट पे लगा दिया होता, तो बॉडी के पास कुछ और तरह की बातें हो जाती, है ना। खैर, आपको इस पॉइंट का मतलब मालूम चलेगा रोटेशनल डायनेमिक्स में। जब आप RBD, एक चैप्टर है RBD करके 11th में, आप जब उसको पढ़िएगा ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है फोर्स के लिए, ठीक है। जब आप उसमें एक टॉपिक आता है टॉर्क, तब आपको अच्छे से मालूम चलेगा। ओके, तत्काल हम इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले देखिए, पूरे यूनिवर्स में ना, पूरे यूनिवर्स में 4 तरह की फोर्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप अच्छे से क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें दो फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसी का नाम कंबाइन करके क्या बन गया ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अच्छे से क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ओके, ये आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं, ठीक है। ये कौन सा फोर्स होता है? आपने ये 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा। 2 मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई थिंक आई अंडरस्टूड। तो इसके बारे में इस चैप्टर में अभी हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या पे, ये क्या है? ये जो फोर्स होते हैं ना, न्यूक्लियस के साइड लगता है, ठीक है। अब ये फोर्स के बारे में आपको अच्छे से क्लास 12th में जब पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में। इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसकी बारी है। ओके, अंडरस्टूड। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अभी आप इस चैप्टर में क्या होगा, आपको 3 तरह के एक्स्ट्रा फोर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एयर ड्रैग हो गया। इस तरह के फोर्स को, ये कौन सा फोर्स हो गया? जब हमने आपको क्या बताया अभी कि भाई पूरे यूनिवर्स में 3-4 तरह के फोर्स ही होते हैं। फिर ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स, ये सब कौन सा फोर्स है, ठीक है। ये देखिए
आपको मैं सिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स इससे होता है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। ये जो फोर्सेस होते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो होता है ना, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ही आता है। वो ये कोई नया फोर्स नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट ही होता है। देखिए जो आपने अभी देखा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वाला पार्ट, इसके अंदर ही ये हमारा कहाँ गया, यस, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स आता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नहीं कि नया तरह का फोर्स है, ठीक है, अंडरस्टूड, आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। अब आगे आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर में और आगे जाओगे आप, तो आपको टेंशन फोर्स मिलेगा, ठीक है, विस्कस फोर्स मिलेगा। जब आप पढ़ोगे विस्कोसिटी पढ़ोगे आप, तो विस्कस फोर्स मिलेगा आपको, एयर ड्रैग मिलेगा, डोंट वरी, ये भी पढ़ाएंगे अभी आपको। इलास्टिक फोर्स मिलेगा, है ना, वो स्प्रिंग का फोर्स वगैरह होता है, वो भी जो होता है ना बेटा, वो भी जो आप दिख रहा है बोर्ड पे यहाँ पे आपको, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप ही होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई नया तरह का फोर्स आ गया यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेंशन फोर्स हो गया, आपको विस्कस फोर्स, टेंशन क्या है आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, टेंशन क्या है, टेंशन के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। टेंशन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, ये सब नया तरह का फोर्स कहाँ से सुना, इलास्टिक फोर्स क्या है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, कि आप समझ लो कि ये जो फोर्सेस है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कितने लॉ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक चीज़ आपने 9th में पढ़ा होगा शायद, उसके बाद फिर से हम पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ देखिए, ऐसे बोल लें, एवरी मटेरियल body has tendency to preserve its state of rest or of uniform motion। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल, कहाँ लिखी, यहाँ लिखते हैं, ऊपर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए मान ले हमारे पास एक ब्लॉक है, इधर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पर है भैया, ये चलने वाला भी नहीं है, रेस्ट पर रुका हुआ है। तो ये रेस्ट पर रहने होगा, ये चलेगा नहीं। ये अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा, ये हिलने वाला यहाँ से नहीं है, जब तक हम इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगाते हैं, तब तक ये रुका ही रहेगा। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से। मान लो मैंने बोला आपको कि एक दूसरा ब्लॉक लिया, ठीक है, ये चल रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, एक बॉडी है, ब्लॉक्स मैंने इसे बना दिया, आपको डरो मत, सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ब्लॉक, ठीक है, अभी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग जाता है। जैसे देखो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर एक और देखो। जैसे मान लो आपने ऐसा बोला कि ऐसा फुटबॉल है, फुटबॉल खेला है कभी आपने, पक्का खेला होगा 100%। मान लो एक बॉल है, फुटबॉल आपने किक किया इधर से ग्राउंड पर, है ना, बॉल जा रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, ये क्या होगा, आपने किक किया ग्राउंड पे ना, तो आप देखना एग्जांपल लेके, जब किक करोगे ना तो स्टार्टिंग बहुत स्पीड से जाएगा वो, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, बाहर से एक फोर्स लग रहा है ग्राउंड से, उसे बोलते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स। आप डरो मत, कहाँ से आ गया, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये कहाँ से आया सब बता दूंगा मैं, डोंट वरी। जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, यही एक्सटर्नल फोर्स है इस बॉडी पर, इसलिए पहले तो चल रहा था, अभी क्या बोला, ये फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, अगर कोई बॉडी चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता ना तो चलते रहता, जाते रहता है। लेकिन जब फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा, ये बॉडी बाद में जाके रुक जाएगी, इसकी स्पीड घटते घटते जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, आई थिंक, कि ये जो आपको बोला जा रहा है यहाँ से कि कोई बॉडी है, उसकी टेंडेंसी है टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगा दे बाहर से। मतलब अगर इस बॉडी रेस्ट पर है, कुछ चलाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये चलेगा, वरना चलने वाला ये नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। दूसरा पॉइंट, अगर ये मोशन कर रहा है तो ये मोशन करता ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए। बाहर से अगर ये फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है ना तो ये बॉडी रुक जाएगा,
आफ्टर सम टाइम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। चलिए, ये पॉइंट तो समझ में आया। अच्छा, अभी क्या है, देखिए ये सब वही लिखा हुआ है जो आपने नीचे लिखा ना, वो सब वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक पॉइंट पाते हैं, इनर्शिया। देखो इसमें ना एक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, इनर्शिया क्या होता है, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा ना उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे आप समझो एक चीज़, सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो बहुत बड़ा ट्रक है, ऐसे समझ, यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। देखिए एक छोटा सा बॉल है, ये मैं इसको बॉल, ये रेस्ट पर है, ठीक है, छोटा सा बॉल है, ये स्मॉल बॉल, ये रेस्ट पर है। किस पे भैया, रेस्ट पर है। एक बहुत हैवी ट्रक लेता हूँ, बहुत हैवी ट्रक बना दिया मैं, इस तरह का ट्रक बना दिया, ठीक है, हैवी ट्रक, ये भी रेस्ट पर भैया और ये भी रेस्ट पर, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है, ठीक है, दोनों रेस्ट पर है। आप इसको चलाना है, इसको मोशन, मतलब मोशन में लाना है इसको, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से बताओ किसको चलाना आसान है, इसे या इसे? सिंपल बात है, इसे। आप इसको चलाओगे तो नॉर्मल फोर्स पे चल जाएगा, ये आसानी से इसको आप मूव करा सकते हो आसानी से। और इसको चलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है और इसका इनर्शिया बहुत कम है, सिंपल सी बात है। अगर जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा ना, अच्छा एक बात और, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड, आई थिंक अंडरस्टूड। और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा ना, जितना ज़्यादा मास उतना अधिक इनर्शिया, ओके। और जितना ज़्यादा मास होगा तो वो बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहता है। मतलब अगर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, ट्रक का मास, तो ये उसी स्टेट में, मतलब ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। आई थिंक अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। अब उसको थोड़ा सा और समझिए। जैसे मैंने बोला कि ये आप देखो, इधर इधर देखिए, तो इसको मिटा देता हूँ। मान लो कि ये ठीक है, ये मोशन चल रहा है, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, अभी चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रक भी। अब तुम मुझे बताओ, अच्छा इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मोशन चल रहा है, स्टेट ऑफ मोशन क्या है इसका, स्टेट ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट में ये मोशन चल रहा है। आप बताओ किस बॉडी को रोकना बहुत आसान है, ठीक है, ये ट्रक है, हेवी ट्रक, इसे रोकना बहुत डिफिकल्ट है भाई, इसे रोकना बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेवी मास मतलब क्या हुआ, हेवी इनर्शिया, ज़्यादा इनर्शिया, तो जो अपने स्टेट में होता है उसमें चेंज लाना बहुत मुश्किल है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसे रोकना बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सिंपल बात आप जान लो। पॉइंट की बात क्या है कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा ना बॉडी का, उस बॉडी को उसके स्टेट में चेंज लाना, अगर रेस्ट में है तो मोशन लाना बहुत डिफिकल्ट है, अगर मोशन कर रहा है तो रेस्ट में लाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये पॉइंट है, कट टू पॉइंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अंडरस्टूड। ये सब देखो लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, एकदम बिल्कुल ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है। अब सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। देखिए सेकेंड लॉ, आपने सेकेंड लॉ पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 9th में, वहाँ पे सिखाया होगा आपको F=ma के बारे में सिखाया गया होगा, उस पर भी हम आएंगे, डोंट वरी, उस पर भी आएंगे। देखो सिंपल सी बात है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, वो बोला जाता है एफ। ये एफ क्या है, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, ये देखिए यहां पे लिखा जाता है एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, कई बार हम क्या लिखते हैं ना, ये नेट जो आपने ये नीचे देखा ना, अभी जो नीचे दिख रहा है ये वाला चीज हम लिखते नहीं है एक्चुअली में, तो हम ये अंडरस्टूड है, ये जो फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, नेट वेक्टर वही वाला नेट फोर्स यहाँ पे है। नेट फोर्स
ये एक्सटर्नल मतलब EXT मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, ओके। एफ नेट क्या होगा, एक्सटर्नल dp अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा ना dy बाई dx, देखो क्या होता है dy बाई dx एंड व्हाट इज dy बाई dt, इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अगर आपने कोई किसी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ना, उसे क्या बोलेंगे, रेट, है ना। जैसे मान लो आपने इस मोमेंटम को, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ देखो। अब मोमेंटम कितना होता है, m/v होता है, और क्या होगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो इसको और आगे ले जाते हैं अपन, है ना। यहाँ देखो, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, देखिए। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आप समझो बात को, इस मोमेंटम को क्या लिख पाएंगे, m/v वेक्टर, ओके, अपॉन क्या लिख पाएंगे अपन, dt लिख पाएंगे, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम। अच्छा, अगर सोचो इफ मास ऑफ सिस्टम, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, इफ मास ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, इजकल टू मान लो कांस्टेंट है, मतलब किसी सिस्टम का मास कांस्टेंट है, तो देखो आपने क्या पढ़ रखा होगा कि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर निकल जाता है, आपने ये पढ़ा होगा, ओके, बेसिक मैथ्स में। तो यहाँ से अपन क्या लिख पाएंगे, एफ नेट EXT मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है एक्सटर्नल, इसके बारे में चर्चा होगी, डोंट वरी। तो हम क्या लिख पाएंगे, एफ वेक्टर, देखो ये m बाहर निकल जाएगा ना हमारा, तो क्या बन जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt, और यहाँ से क्या बना फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए, दिस इज द फॉर्मूला। आपने जो पहले आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज़ फॉर्मूला, इसको हम ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू मास इनटू ए वेक्टर। ये आप फॉर्मूला ध्यान से रखो, है ना, याद करके रखो। अब ये काम आने वाला फॉर्मूला है, ओके, अंडरस्टूड। फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको, इसको आप स्क्रीन पॉज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज डेरिवेशन ऑफ एफ इजकल टू एम ए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, द फोर्स, द फर्स्ट लॉ, सॉरी द फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ में ना हमने बताया था फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलेगा, बॉडी रुकेगा। तो कितना फोर्स लगाएंगे भाई, कितना फोर्स लगाएं जो बॉडी चल पाएगा, बॉडी मोशन करेगा, बॉडी रुक जाएगा, उसका कैलकुलेटिव, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका जो अमाउंट है, कितना फोर्स लगाया जाए, मैग्नीट्यूड बोला जाए इसको, कितना मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू देने के लिए हमने कौन सा लॉ लाया है, न्यूटन ने कौन सा लॉ लाया, सेकेंड लॉ लाया। यहाँ से इसके वैल्यू आप निकाल सकते हो, दिस इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये इधर एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट लाइन में देख क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रेम कौन सा फ्रेम हुआ, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में देखो एक्चुअली क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इसके बारे में चर्चा होगी बाद में, तत्काल आप समझो कि ये जो सेकेंड लॉ है ना, ये किस फ्रेम में वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड। क्यों वैलिड है इसके बारे में चर्चा होगी, चैप्टर के अंत में होगी, ओके, जब हम पढ़ाएंगे सूडो फोर्स आपको, ठीक है। तब तत्काल आप समझो, बस ये लाइन आप सिर्फ याद रखो, इसके बाद चर्चा होगी बाद में, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए अब आते हैं थर्ड लॉ पे। ये थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, है ना, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, ओके, यही पॉइंट लिखा मैंने। द थर्ड लॉ अकाउंट्स फॉर द एक्सपेक्ट ऑफ द फोर्स एंड स्टेट दैट एवरी एक्शन ऑन ए बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द अदर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरेक्शन। देखो ये बोलना बहुत आसान होता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, ठीक है, आसान है बोलना, तो समझेंगे कैसे, सवाल में कैसे लगाएंगे इस फोर्स, इस लॉ को, उस पर हम आते हैं। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे देख, जैसे मान लो मैंने किसी को चाटा मारा, ठीक है, चाटा मारा, और मैंने उसके गाल पे लगाया फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया उसके गालों पर, तो उसका गाल जो है ना, मेरे हाथ पर कितना लगाया पता है आपको, सेम फोर्स लगाया 10 न्यूटन। देख आपको दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सपोज
एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, किधर लगाया 10 न्यूटन भाई? राइट में लगाया, इस बॉडी ए पर हमने लगाया फोर्स, ठीक है, इधर लगाया 10 न्यूटन। तो भाई ये बॉडी जो है, मान लो कि हम यहाँ पे मैं ऐसा कोई डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। ये हमने लगाया फोर्स, हमने कितना लगाया? 10 न्यूटन लगाया, ए पे लगाया राइट साइड में। तो ये जो बॉडी है ना ए, ये भी हम पे कितना लगा देगी? सेम फोर्स लगा देगी 10 न्यूटन का, बिल्कुल अमाउंट सेम रहेगा उसका, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन इज अपोजिट। देखिए इस तरह से, ओके, डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम, ओके। तो जो इसी का नाम है एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब हमने इस पे लगाया F, तो इसने हम पे कितना लगाया? F, ओके। इससे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फर्स्ट पॉइंट पकड़ते, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, तो आपने सिंपल अभी बताया हमने आपको, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, ओके, दैट्स इट। अगला पॉइंट पकड़ते हैं, देखो ये दिस फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट के बारे में अभी चर्चा होगी, टेंशन मत लो। ये क्या लिखा हुआ है सुनो, इसको थोड़ा बैक लेते हैं आप। देखिए यहाँ पे आइए, अभी क्या हुआ, देखो मान लो मैंने इस पे लगाया 10 न्यूटन, तो इसने मुझ पे कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अगर मैंने इस 10 को बोला है एक्शन, क्या बोला भैया? एक्शन। तो ये जो ये 10 लगा उल्टा, इसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन। यही है वो एक्शन रिएक्शन, ठीक है। आप तुम देखो ध्यान से बोर्ड पे देख के बताइए कि ये जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है क्या सेम बॉडी पे हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। एक्शन हो रहा है ए पर और रिएक्शन कहाँ चल रहा है? जो इंसान उस पर फोर्स लगा रहा था उस पर हुआ है रिएक्शन। तो क्या है? एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इट एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। जैसे आपने ये पॉइंट देख, या अभी पॉइंट पे आते हैं, देखिए ये पॉइंट देखो, दिस फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है कहाँ पे एक्ट करता है? ऑन डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है। दैट इज द एग्जाम्पल। अलग पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ जिसको बोला जाता है ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस मस्ट बी सेम। मतलब क्या हुआ? जो एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स था ना उसका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे देखिए आप एग्जांपल लेते हैं, फिर से पीछे आ जाओ, कहाँ गया? ये देखो, ये रिएक्शन कितना मैग्नीट्यूड बताओ? 10 न्यूटन। इसका कितना मैग्नीट्यूड है एक्शन का? 10 न्यूटन। तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? उल्टा। अब उस देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ, देखो पक्का 100%, कहाँ गया? ये देखिए लिखा हुआ है फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। दैट्स द पॉइंट। आपको याद रखना, ये बहुत अच्छे से पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए अब उस पर आते हैं, देखो ध्यान से, कहाँ गया? नेचर पे आते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ द सेम टाइप। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे आते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक स्लाइड ऐड करता हूँ, देख ध्यान से इधर, यस इस पे आ जाते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमने बोला कि एक सरफेस है, सपोज इस तरह से, उस पर एक हमने क्या रखा है? ब्लॉक रख दिया, सपोज इस तरह से, ऐसे कुछ रखा हुआ, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, अभी तो मैंने आपको FBD नहीं बताया बनाने के लिए, फिर भी समझते हैं देख कैसे हो रहा है। ये जो लगता है ना mg, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में चर्चा हो गई अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब जो नीचे सरफेस लगा हुआ है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कि सरफेस है, इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे करके, तो सरफेस है ये वाला, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्या होता है? इस ब्लॉक पर फोर्स ऊपर लगाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। इसके बारे में चर्चा होगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, बताएंगे हम। अच्छा चूंकि ये बॉडी किस पर है? अभी रेस्ट पर बॉडी है ना, और नीचे mg लगा रहा। ये किसने लगाया? ये किसने लगाया? ये लगाया अर्थ ने। अर्थ लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर, ठीक है, अर्थ की बात हो रही है अभी ना, अर्थ लगाया। और ये किसने लगाया? ये लगाया जो सरफेस होता है ना उस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो सरफेस लगा रहा है नॉर्मल फोर्स। अच्छा आप देखो धीरे धीरे कन्फ्यूजन यहाँ पर, अब बच्चों को लगता है अच्छा सर ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना,
ये नॉर्मल ऊपर, ये आपने बताया अभी कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका ऊपर डायरेक्शन क्या है, नीचे है, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो कई बच्चे क्या बताते हैं कि भैया ये जो है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ऐसा बताते हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ना ये नॉर्मल, ये और mg दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है, ठीक है, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल देखो। ये किसने लगाया था, ये नॉर्मल लगाया, जिस सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है ना उस बॉडी ने इस पर क्या लगाया, नॉर्मल लगाया, ठीक है। अब जरा सोच, इस सरफेस था, अगर इस सरफेस ने इस पर नॉर्मल ऊपर लगाया तो ब्लॉक ने इस पे कहाँ लगाया, सरफेस पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ किधर लगाएगा, उल्टा लगाएगा, इसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके उल्टा लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। मैग्नीट्यूड देखो सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। पता है आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स और ये जो दिख रहा है आपको, यही दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों एक्शन पेयर नहीं भाई मेरे, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना, एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको सिखाया गया था एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। आपने भी क्या बताया, अच्छा ये देखो सेम बॉडी पे तूने बोल रहा है, तुम क्या बोले कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं भाई। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, उस पे लगा नॉर्मल तो पलट किस पे लगा, नॉर्मल। देखो ये बॉडी पर है और ये सरफेस पर है, ठीक है। आप बात आती है mg पर, mg कौन लगाया, अर्थ लगाया। देखो यहाँ पे अर्थ नीचे होता है, इधर मान अर्थ यहाँ पर है, ऐसा अर्थ है, ठीक है, ऐसा अर्थ है। तो अर्थ ने mg लगाया इस सर। तो ये जो ब्लॉक है ना भाई साहब, ये ब्लॉक भी देखो भाई, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको ना, ये ब्लॉक भी mg लगाएगा ऊपर। देखो भाई इस ब्लॉक पर mg लगा नीचे, अर्थ पे कहाँ लगा, ऊपर। दोनों, अब ये दोनों मिलकर क्या बना, एक्शन रिएक्शन पेयर। मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टूड ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ये दोनों क्या बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, और ये दोनों क्या बन गया, ये है एक्शन रिएक्शन पेयर में भाई। और आप लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपको मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, कहाँ गया रे, ये वाला टाइप, देखो सेम टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देखो अब ध्यान से, कहाँ गया, यस। ये कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, दिस इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ये इनका नेचर सेम है, मतलब आपको अभी बताया था मैंने, दैट 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन सा देख लीजिए, और पीछे ले लेता हूँ मैं, देखो पीछे देख लो भाई, कहाँ गया, ठीक है। 4 तरह के फोर्स होते हैं। तो जो आपका जो टाइप लिखा हुआ ना वो सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है। इससे आप अब आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, कहाँ गया वो, यस, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए भैया दोनों कैसे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी सेम टाइप के फोर्स है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, मतलब ये दोनों टाइप का सेम टाइप का है। मालूम चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप फोर्सेस, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते थे आप कि नॉर्मल और mg क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई। ये तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है भैया। अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, और सेम बॉडी पे लग रहा है, इम्पॉसिबल है। आई थिंक यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ओके।